So let's come to the chapter 26, which is the second last chapter of ancient Indian history, and the topic is sequence of social changes. So what social changes we have observed over a period of time when we studied the Paleolithic culture, and then we studied Neolithic, Chalcolithic, then Harappan civilization, then pre-Vedic, post-Vedic, and जितनी भी सोसाइटी में चेंज आए वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा कि हमारी सोसाइटी जो थी वहाँ पे लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, फिर फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट किए. वैदिक सिविलाइजेशन में देखा कि हमने इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सबसिस्टेंस सोसाइटी थी, फिर उसके बाद सोसाइटी फिर लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हुई प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और उसके बाद पूरी तरह क्योंकि 6th सेंचुरी BC में आयरन डेवलप हो गया तो एग्रीकल्चरल पूरी तरह एग्रीकल्चरल फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गई. तो इस टाइप से चेंजेस आए, वर्ना सिस्टम में चेंजेस आए. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें हम प्री वैदिक सोसाइटीज़ की, प्री वैदिक सोसाइटीज़ के मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन वैदिक एज के पहले की जो सोसाइटीज़ थी उसके बारे में अगर बात करें तो कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे हमको ज़्यादा पता चल सके. ठीक है, तो अगर हम बात करें पैलियोलिथिक टाइम की, पैलियोलिथिक एज के जो सोसाइटी थी दैट इज़ जो भी सोसाइटी थी पैलियोलिथिक एज की वो फूड गैदरर सोसाइटी, फूड गैदर करते थे ना कि बनाते थे. पीपल जनरली स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे और उनका मेन सोर्स था सबसिस्टेंस का, कि वो जाते थे हंट करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स लेते थे, वेजिटेशन के जो रूट्स होते थे उनको देखते थे और उन्हीं को खाते थे. मेन जो थे फूड प्रोड्यूस करना कब सीखे? नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक पीरियड में. यस, तो मेन जो है फूड प्रोड्यूसिंग करना कब सीखे? नियोलिथिक टाइम में. तो पैलियोलिथिक में हमने देख लिया, पैलियोलिथिक में फूड गैदरर्स थे. फिर नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारी जो सोसाइटी थी वो फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी थी. ठीक है, वहाँ के लोग जो हैं वो लैंड पे धीरे धीरे रहने आए, जो कि हिल से और रिवर से ज़्यादा दूर नहीं था पर धीरे धीरे सेटल होने लगे. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर बात करें तो पूरी तरह अर्बनाइज सोसाइटी थी, जो कि हमने देखा लार्ज एंड स्मॉल हाउसेस बनते थे, पूरी तरह अर्बनाइजेशन था. पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो है अर्बनाइजेशन ख़त्म हो गया था. हमने देखा था जब हमारा 6th सेंचुरी BC आया, जब हमारा आयरन डेवलप हुआ तब हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला पीरियड स्टार्ट हुआ. सो दिस इज़ पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब हम बात करते हैं ऋग वैदिक सोसाइटी, दैट मीन्स हमारी वैदिक एज सोसाइटी की. तो वैदिक सोसाइटी जो थी मतलब ऋग वैदिक सोसाइटी जो भी थी वो ट्राइबल और पेस्टोरल फेज था. ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी थी और यहीं से हमको रिटन टेक्स्ट मिलना स्टार्ट हुए. तो इनकी जो सोसाइटी थी वो प्राइमरीली पेस्टोरल थी, सेमी नोमैडिक थे, और पीपल जो है उनका कैटल जो है वो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था, जो हमने ऋग वैदिक में पढ़ा है. तो कैटल जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अमीर होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा माना जाता था ऋग वैदिक टाइम्स में. टर्म जो गऊ है वो 176 टाइम्स जो है ऋग्वेदिक में लिखा गया है. और जो भी कैटल जो है वेल्थ का सिनोनिम होता था, कि मतलब अगर जिसके पास जितना कैटल है उतना ज़्यादा वेल्थ है. और वेल्दी पर्सन को गोमत कहा जाता था. क्या कहा जाता था? गोमत. ठीक है, और अगर बात करें तो जो भी वॉर्स लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो भी कैटल को ही जीतने के लिए लड़ी जाती थी. और जो किंग थे, जो राजा थे, जो ट्राइबल्स चीफ थे, उनकी मेन ड्यूटी थी कि वो काउस को प्रोटेक्ट करें. दैट मीन्स गोपा. काउस को जो भी राजा थे उनको क्या बोला जाता था? जो भी प्रोटेक्ट करते थे काऊ को उनको गोपति या गोपा. अब काऊ इतना इंपॉर्टेंट फैमिली के लिए था कि डॉटर का नेम जो है वो काऊ के नाम पे रखा जाता था, दुहितर, मतलब वन हु मिल्क्स. अब बफेलो उसके बाद बहुत बाद में जब उनको बफेलो आया तो वो बफेलो का भी नाम, काऊ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बफेलो का भी नाम उन्होंने गोवाला दिया, मतलब काऊ हेयर्ड, काऊ के बाल आ जा रहा तो उसको बफेलो बोला. बट एग्रीकल्चर यहाँ पे ऋग्वैदिक टाइम में अगर बात करें तो बहुत ही कम था, और कैटल रियरिंग जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था इनका. तो कैटल आपने देखा कितना सोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट वेल्थ है. अब सोसाइटी जो थी यहाँ पे हार्डली ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस. Yes, so we say that in Rig Vedic society, Rig Vedic society, cattle rearing was the main occupation. अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो हार्डली वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस करते थे, मतलब खुद खाने के लिए प्रोड्यूस करते थे, ना कि कहीं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने के लिए वो नहीं करते थे. ठीक है, तो ट्राइब्समैन जो है ओकेजनली प्रेजेंट्स अफोर्ड करते थे फॉर देयर चीफ्स. और मेन इनकम चीफ्स का यही था कि जो भी वॉर से वो जीतते थे, जो भी लड़ाई करके जीतते थे, जो भी बूटीज़ वगैरह कैप्चर करते थे, वही सब जो है एज अ गिफ्ट देते थे.
अब जो ऑफरिंग थी ट्रिब्यूट जो भी चीफ रिसीव करते थे उसको बाली की हज कहा जाता था और ये वॉलेंट्री था, ठीक है। और जनरली जो चीफ्स थे वो हेल्प करते थे लड़ाई जीतने में, और ट्राइबल किंग्समैन जो थे वो ट्रस्ट एंड वॉलेंट्री प्रेजेंस जो है ट्राइबल चीफ को देते थे। अब पीरियोडिक सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करते थे, बट एट वन प्लेस हमने देखा ऋग्वेद में द इन्वोक्ड गॉड इज आस्क्ड टू बेस्टो वेल्थ ओनली ऑन द प्रीस्ट एंड प्रिंसेस एंड सेक्रीफाइसेस। ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि हम देखते थे प्रिंसेस और प्रीस्ट जो हैं वो कॉमन पीपल के कॉस्ट पे ग्रो करते थे और उनको लार्जर शेयर जाता था, बल्कि जो कॉमन पीपल थे उनको कोई शेयर नहीं जाता था। तो ऑर्डिनरी मेंबर्स जो ट्राइबल सोसाइटी के थे वो कुछ शेयर रिसीव करते थे, उनको अम्सा और भाग बोला जाता था, ठीक है। तो अगर हम पूरे ओवरऑल हम समराइज़ करें ऋग्वैदिक सोसाइटी को, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी ट्राइबल, पेस्टोरल, सेमी नोमैटिक और इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। मेन प्रॉपर्टी क्या थी, मेन फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी स्पॉइल ऑफ वॉर और कैटल जो थे वो मेन प्रॉपर्टी थी किसी भी ट्राइबल चीफ की। कैटल एंड विमेन स्लेव्स जो हैं जनरली एज अ गिफ्ट दिए जाते थे। सिरिल्स के गिफ्ट इतने नहीं मिले क्योंकि इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था, हम इतना वास्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करते थे। और कोई भी अदर सब्सटेंशियल सोर्स जो थे आफ्टर द बूटी जो कैप्चर करते थे हम वॉर से फॉर द मेंटेन ऑफ प्रिंसेस एंड प्रीस्ट हाई रैंक्स था, कोई भी सोशल क्लास नहीं थी, बट वुमेन स्लेव्स जो हैं डोमेस्टिक सर्विस के लिए हम देखते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारी ट्राइबल एंड पेस्टोरल फेज, ठीक है। तो लेट्स कम टू द समरी की अगर बात करें तो प्री वैदिक सोसाइटी की अगर बात करें तो रिटन टेक्स्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है। पैलियोलिथिक एज में फूड गैदरर्स थे, स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। फिर नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक एज में आए जहाँ पे फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ आई। फिर हड़प्पन एज में आए जहाँ पे अर्बनाइज सोसाइटीज़ आई। फिर हम वैदिक फेज़ में आए, वैदिक सोसाइटी में हमारी ट्राइबल सोसाइटी डेवलप हुई और पेस्टोरल फेज़ था जहाँ पर हमको रिटन टेक्स्ट मिलना स्टार्ट हुए। और इनकी जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल, पेस्टोरल, सेमी नोमैटिक और इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। अब यहाँ पे कैटल जो है वो कंसीडर एज वेल्थ कंसीडर किया जाता था। फॉर एग्जांपल चीफ पोजीशन होता था कैटल और हॉर्सेस। काऊ को गऊ बोला जाता था, वेल्दी पर्सन को गोमत बोला जाता था। वॉर्स जो हैं हमेशा काऊ को कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे। राजा जो है, राजा की मेन ड्यूटी थी कि वो काऊस को प्रोटेक्ट करेगा, उसको गोपति बोलते थे। काऊ जो था इतना इंपॉर्टेंट था कि डॉटर का नेम दुहित्र रखा जाता था। और बफेलो जो है गोवाला बोला जाता था। और कैटल रियरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। फिर इनकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी जो कि हमने देखा एग्रीकल्चर फीवर था। मेन इनकम जो था चीफ का और प्रिंस का वो किससे आता था, स्पॉइल ऑफ वॉर से। और उसके बाद जो है ऑफरिंग चीफ रिसीव करते थे जिसको हम बाली बोलते थे, और वो कस्टमरी होता था। और गिफ्ट जो है सिरिल्स के हमने इतने ज़्यादा नहीं देखे क्योंकि इतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। प्रिंसेस और प्रीस्ट जो है वो किसके कॉस्ट पे ग्रो करते थे, कॉमन पीपल के। पीपल जो है अपना लार्जर शेयर जो है वो चीफ्स को देते थे फॉर मिलिट्री क्वालिटीज़ और सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए। और ऑर्डिनरी मेंबर जो थे ट्राइब के उनको भी कुछ गिफ्ट रिसीव होता था जिसको अम्सा और भागा बोला जाता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैदिक सोसाइटी और ऋग्वैदिक ट्राइबल पेस्टोरल फेस। नेक्स्ट कम टू द एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ वर्ना अपर ऑर्डर्स। तो ये जनरली लेटर वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पीपल जो है वैदिक सोसाइटी के जो पीपल थे, जो भी ट्राइबल पीपल थे, अफ़गानिस्तान, पंजाब से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आने लगे तो फुल फ्लेज एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए और कंटिन्यूस सेटलमेंट्स जो है 2-3 सेंचुरीज़ के लिए डेवलप हो गया। और इसी के कारण हमारे ट्राइबल टेरिटोरियल चीफडॉम्स जो हैं वो राइज हो गए, मतलब यहाँ पे टेरिटरी डेवलप हो गई। अब यहाँ पे ट्रिब्यूट्स के अलावा जो हम चीफ्स को देते थे, जो पीजेंट्स चीफ्स को ट्रिब्यूट देते थे, उसके अलावा अगर बात करें तो सेक्रीफाइसेस भी जो हैं प्रिंसेस और प्रीस्ट परफॉर्म करते थे और रिवॉर्ड उनको दिया जाता था। लेटर वैदिक पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स को पे करते थे और वैरियर क्लास को प्ले करते थे। बट अगर हम बात करें तो मनी सिस्टम नहीं डेवलप हुई थी और वो ट्रेड और कॉमर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते थे जब तक हमारा बुद्धा एज नहीं आया। बुद्धा एज के बाद 6th सेंचुरी के बाद ही हमारा मेटेलिक मनी स्टार्ट हुई और ट्रेड एंड टाउन से स्टार्ट हुए। वैदिक कम्युनिटीज़ में कोई भी ना तो टैक्सेशन सिस्टम था ही, ना ही प्रोफेशनल आर्मी वो मेंटेन करते थे, और ना ही कोई कलेक्टर्स था, कोई भी ऑफिसर्स था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारी ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल मिलिशिया और पेस्टोरल सोसाइटी थी, और वो रिप्लेस किससे हो गई, पीजेंट्स मिलिशिया ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चरल सोसाइटी डेवलप हो गई। अब विस जो थे और ट्राइबल पीजेंट्री उसे बोला जाता था, वो एक सेना फॉर्म करती थी जिसको आर्म फोर्स भी बोला गया, और पीजेंट्री को क्या बोला जाता था लेटर वैदिक टाइम्स में, फोर्स दैट इज़ बाला। और ये
आर्मी जो थी वो अश्वमेधा को प्रोटेक्ट कर अश्वमेधा हॉर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अश्वमेधा हॉर्सेस को प्रोटेक्ट करती थी। उसमें क्षत्रिय और वैश्य दोनों थे, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। यहाँ कैटल एज अ मेन वेल्थ नहीं माना गया, यहाँ एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हुआ, प्लफशेयर्स डेवलप हुए, कैटल का सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हुआ, पीजेंट्स जो हैं अपने लिए बस प्रोड्यूस करते थे, तो हेंस दे कुड नॉट पे रेगुलर टैक्स, वो पे नहीं करते थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारी एग्रीकल्चर एंड लेटर वैदिक सोसाइटी। तो समरी देख लेते हैं। लेटर वैदिक सोसाइटी, एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन ऑफ अपर वर्नास। तो यहाँ पे प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, कंटिन्यूस सेटलमेंट थे और ट्राइबल चीफडॉम्स थे। तो ट्राइबल मिलिशिया ऑफ पेस्टोरल सोसाइटी किस में चेंज हो गई? पीजेंट मिलिशिया ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी। अब पीजेंट जो है वो ट्रिब्यूट्स देते थे प्रीस्ट को, और प्रिंसेस जो है वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। पीजेंट जो है फूड वगैरह सप्लाई करते थे वॉरियर क्लास को। यहाँ पे कोई भी टाउन्स राइज नहीं हुए, ना ही कोई नॉलेज था हमारी मेटलिक मनी के बारे में, ना ही टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हुआ, ना ही प्रोफेशनल आर्मी थी। विच जो थी एक ट्राइबल पीजेंट्री थी जो कि सेना फॉर्म करती थी, आर्म फोर्स, और पीजेंट्री को बोला जाता था फोर्स और कॉल्ड बाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटर वैदिक सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट वैदिक के बाद। अगर बात करें पोस्ट वैदिक के बाद तो हमारी वर्ना सिस्टम एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट, तो ये हमारी पोस्ट वैदिक सोसाइटी हो गई 6 सेंचुरी बीसी के बाद। अब 6 सेंचुरी बीसी के बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि आयरन डेवलप हुआ था, आयरन टूल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये फुली एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गई और क्लास डिवाइडेड सोसाइटी हो गई, ठीक है। सो 6 सेंचुरी बीसी में तो क्या हुआ, जैसे ही आयरन डेवलप हुआ हम फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते थे। फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद हमारे फर्टाइल प्लेन्स हमको मिल गए और लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स बने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मगधन एम्पायर आया, ठीक है। और ये सब जो है बहुत सारा आयरन के डेवलपमेंट के कारण हुआ। पीजेंट्स जो हैं वो आर्टिशंस का सपोर्ट चाहते थे, क्योंकि पीजेंट्स को वो टूल्स और क्लॉथिंग वगैरह प्रोवाइड करते थे, और ऑल्सो वेपन्स और लग्जरी आर्टिकल्स जो है पीजेंट्स किसको सप्लाई करते थे? प्रिंसेस और प्रीस्ट को। सो इसके कारण ही क्या हुआ, हमारे लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड जो है वो बहुत सारा आने लगा एक अम्पायर के अंदर, और गुड नंबर ऑफ उसको मेंटेन करने के लिए हमको स्लेव्स को मेंटेन करना पड़ा, हायर लेबर्स को मेंटेन करना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहली बार स्लेव्स और वेज अर्नर्स, फॉर एग्जांपल वेज अर्नर्स जो हैं वो पहली बार कल्टिवेशन में इंगेज्ड हुए थे, ठीक है, आफ्टर द 6 सेंचुरी बीसी। फॉर एग्जांपल मॉडर्न टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हुए थे, और डोमेस्टिक वर्क्स के लिए उनको किया जाता। बट न्यू टेक्निक के कारण, आयरन डेवलप होने के कारण, पीजेंट्स और हायर लेबरर्स और एग्रीकल्चरल शेफ्स जो थे वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं प्रोड्यूस करते थे, वो और भी लोगों के लिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। और गुड पार्ट ऑफ जो प्रोड्यूस था वो उनसे कौन कलेक्ट करता था? प्रिंसेस और प्रीस्ट कलेक्ट करते थे, ठीक है, फॉर रेगुलर कलेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मैटर ऑफ डिवाइस। बट किंग ने यहाँ पे ही टैक्स कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, टैक्स कलेक्शन को वो किया गया। बट इसको कन्विंस करने के लिए, मतलब फिर इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमको वर्ना सिस्टम जो है अब हमारे उसमें आया कि वर्ना सिस्टम हमको बनाना चाहिए। अब वर्ना सिस्टम में मैंने आपको बता दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ठीक है, ये 4 वर्नास थे। जो शूद्रास थे वो 3 वर्नास को सबमिट करते थे। ट्वाइस बॉर्न जो थे उनको सिटीजन बोला जाता था, और शूद्रास को नॉन सिटीजन्स बोला जाता था, और धीरे धीरे उनको अनटचेबल्स ट्रीट किया गया। और उसके बाद द वैश्यास जो ऑल्दो वो मेंबर थे ट्वाइस बॉर्न ग्रुप के, वो पीजेंट्स की तरह, हर्ट्समैन की तरह, आर्टिशंस की तरह वर्क करते थे, और वही जो थे प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स थे। क्षत्रियस और ब्राह्मण्स को टैक्स करते थे, टैक्स पे करते थे। क्षत्रिय कलेक्ट करते थे टैक्स, और वो ठीक है ट्रेडर्स और पीजेंट से और वैश्यास से, और वो प्रीस्ट और एम्प्लॉयज़ को कैश और काइन में पे करते थे। अब रेट ऑफ पेमेंट और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी जो हैं वो वर्ना सिस्टम पे डिवाइडेड थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमको पता चलता है कि ब्राह्मण्स जो हैं उनको 2% इंटरेस्ट देना पड़ता था लोन पे, क्षत्रिय को 3%, वैश्यास को 4%, शूद्रास को 5%। तो ये सब जो रूल्स थे वो धर्मशास्त्र में ले डाउन किए गए थे, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए। बट सिंस अगर हम बात करें प्रीस्ट और वॉरियर्स जो थे वो टैक्सेस, ट्रिब्यूट इन सब में रहते थे, जो कि आर्टिशंस वगैरह सप्लाई करते थे,
और ओकेजनली अगर बात करें तो सोशल शेविंग्स बढ़ गई थी। अब क्षत्रिय और ब्राह्मण्स जो थे वो एक साथ उनको रहना था। अगर वो एक साथ सोसाइटी में नहीं रहते, एक साथ मिलजुल के नहीं रहते, तो ये टूट जाता, वरना सिस्टम ख़त्म हो जाता। इसलिए क्षत्रिय और क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स जो थे वो बोथ कैन थ्राइव एंड रूल द वर्ल्ड ओनली इफ़ दे कोऑपरेट विद ईच अदर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ना सिस्टम पोस्ट वैदिक सोसाइटी। सो समरी देख लेते हैं एक बार। पोस्ट वैदिक सोसाइटी में वर्ना सिस्टम एंड गवर्नमेंट 6th सेंचुरी BC। तो डिस्कवरी किसकी हुई? आयरन की हुई। ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ? फुली फ्लेज्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी और क्लास डिवाइडेड सोशल ऑर्डर बने। अब क्या हुआ? आयरन डेवलप होने के कारण हम फॉरेस्ट को क्लियर कर पाए, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म हुए, फॉर एग्जांपल मगधन एम्पायर, ठीक है। और इसके लिए हमको लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स और हायर लेबर्स को हायर करना पड़ा। और यहाँ पे सबसे पहली बार वेज अर्नर्स और स्लेव्स जो हैं वो रेगुलर फीचर बन गया फॉर डोमेस्टिक वर्क। अब पीजेंट्स, आर्टिशन, हायर लेबर्स, एग्रीकल्चर स्लेव्स जो थे वो सब्सिस्टेंस से ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि उनको बस खाना नहीं था, दूसरों को भी फीड करना था। तो किंग ने टैक्स कलेक्टर्स अपॉइंट किया टू एक्सेस एंड कन्विंस पीपल फॉर ओबेइंग द राजा। बट वर्ना सिस्टम इसीलिए पीपल को कन्विंस करने के लिए कि राजा को ओबे करो, तो वर्ना सिस्टम डिवाइज्ड हुआ। और ट्वाइस बॉर्न को सिटीजन्स बोले जाता है, शूद्रास को नॉन सिटीजन्स। अब रेट ऑफ पेमेंट और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस जो थे वो भी वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ऑफर किया गया, जो कि हमने देख लिया, धर्मशास्त्र में लेट डाउन है। और प्रीस्ट और वॉरियर जो थे वो टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स पे रहते थे, जो भी पीजेंट्स और आर्टिशन से कलेक्ट किया जाता था। और वो कहीं ना कहीं हेल्प किया ओरिजिनल फ्यूड्स फॉर शेयरिंग ऑफ सोशल सेविंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा पोस्ट वैदिक सोसाइटी, ठीक है। अब 1st एंड 2nd सेंचुरी की अगर बात करें, यस, सोशल क्राइसिस एंड राइज ऑफ लैंडेड क्लास। तो 1st और 2nd सेंचुरी AD की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया था। मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न में अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। और ओल्ड ऑर्डर पूरी तरह, ओल्ड सोशल फॉर्मेशन जो था वो पूरी तरह इफेक्ट हुआ था डीप क्राइसिस के कारण। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे हमने देखा था समकारा, वर्ना समकारा, इंटरमिक्सचर ऑफ सोशल क्लास। इंटरमिक्सचर ऑफ सोशल क्लास में हुआ क्या था कि जो भी शूद्रास और वैश्यास थे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दिए थे, उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया था, और प्रोड्यूसिंग फंक्शन वो करने से मना कर दिया था। तो इसके कारण जो है बहुत सारे सब कास्ट डेवलप हुए। और इसी के कारण बहुत सारी लॉ बुक्स थी, जैसे मनु की वैश्यास और शूद्रास जो है अपने ड्यूटीज से डेविएट नहीं हो सकते। तो इसी ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए किंग जो है उन्होंने क्या किया कि लैंड असाइन करने लगे। अब इन लैंड देने लगे ब्राह्मण्स को लैंड्स देने लगे। और ब्राह्मण्स के अंदर जितने भी पीजेंट्स आते थे वो जो है वो ब्राह्मण वो जो है क्या करेंगे, वो जो भी ग्रो करेंगे टैक्सेस हैं वो ब्राह्मण्स को पे करेंगे, और ब्राह्मण्स इन टर्न किसको पे करेंगे, प्रीस्ट को पे करेंगे, ठीक है। तो दीज बेनिफिशरीज वर ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेंटेन। तो ब्राह्मण्स जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो थी वो पूरी तरह सॉल्व हो गई थी। और ट्राइबल ने न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर लिया था, बिकॉज न्यू लैंड कल्टिवेशन में आता था, वर टॉट टू बी लॉयल। अब लैंड ग्रांट्स जो था ब्राह्मणास को और अदर एरियाज़ में एग्रीकल्चर कैलेंडर का स्प्रेड किया, और नॉलेज जो थी आयुर्वेदा की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब शूद्रास जो थे देयरफॉर बिगिन टू बी कॉल्ड एज पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट इन अर्ली मिडिवल टाइम, बट इन डेवलप्ड वर्ल्ड अगर बात करें तो पोजीशन जो थी इंडिपेंडेंट वैश्यास की वो डेप्रिशिएट हो गई थी। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ये था, कॉन्सिक्वेंस ये था लैंड ग्रांट देने का, कि यहाँ पे हमारा लैंडलॉर्ड्स जो था, एक क्लास जो है लैंडलॉर्ड्स, वो एमर्ज हुई बिटवीन द पीजेंट्स एंड द किंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारा सोशल क्राइसिस एंड राइजेस ऑफ लैंडेड क्लास। तो एक बार देख लेते हैं सोशल क्लासेस। तो बम्पिंग ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन 1st एंड 2nd सेंचुरी AD में ओल्ड सोशल ऑर्डर पूरी तरह डीप क्राइसिस में चला गया। कैसे? क्योंकि इंटरमिक्सचर हुआ हमारे सोशल कास्ट का, वर्ना समकारा, वैश्यास और शूद्रास जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दिए। फिर मनु एक लॉ बुक है जिन्होंने ले डाउन किया कि किंग को कोएर्सिव मेजर्स लेने चाहिए, कि अगर कोई रूल को फॉलो ना करे तो किंग जो है अपहोल्डर है कि धर्म को फॉलो करे। बट ये मेजर्स जो है अलोन नहीं कर सकते थे। तो किंग ने क्या किया, स्टेट ने लैंड रेवेन्यू असाइन करने लगे डायरेक्टली टू द मिलिट्री चीफ्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर सपोर्ट। और ये बेनिफिशियरी टैक्स भी कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे। इसके कारण फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो गई। डिफ्यूजन जो था नॉलेज का आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और संस्कृत लार्ज स्केल में यूज़ होने लगा। क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो है एमर्ज हुई, और न्यू सोशल फॉर्मेशन हुआ, फ्यूडल चीफ्स आ गए, जो कि हमने गुप्ता एम्पायर में पढ़ा था।
ओके, अब समरी की बात करें स्टेजेस की, तो पैलियोलिथिक एज जो है वहाँ पे फूड गैदरर सोसाइटी थी, फिर नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थी, ऋग वैदिक में पेस्टोरल ट्राइबल सोसाइटी हो गई, लेटर वैदिक में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर आया, पोस्ट वैदिक में क्लास डिवाइडेड सोसाइटी वर्ना सिस्टम आई, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी में क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स एमर्ज हुए, जो कि हमने गुप्ता एम्पायर में देखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सब समझ में आओगे। आई विल स्टार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुमारो एंड उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।